हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने पर्यावरण इकोलॉजी में जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। देख लेते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ने आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। फिर से देख लेते हैं। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा मतलब जैसे अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। ज्ञात धातव्य है कि जैव विविधता एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकी विविधताओं का सम्मिलित रूप है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग 1985 में W.G. रोजेन द्वारा किया गया था। यद्यपि संकलनात्मक रूप में इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक E.O. विल्सन ने 1986 में जैविक विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया। तभी से यह शब्द एक संकल्पना के रूप में जैव वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, राजनीतिज्ञों आदि द्वारा विस्तृत रूप में अपनाया गया। ज्ञातव्य है कि जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में रेमंड एफ दसमान द्वारा किया गया था। जैव विविधता के स्तर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जैव विविधता के 3 पार्ट्स हैं, जैसे आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, फिर समुदाय व परितंत्र विविधता। अब इन सब के आधार क्या क्या हैं देख लेते हैं। आनुवांशिक विविधता का आधार जीन्स है। जातीय विविधता का आधार जातियों के बीच की विविधता है। समुदाय व परितंत्र विविधता के आधार क्या है? समुदाय व परितंत्र के बीच की विविधता है। फर्स्ट देख लेते हैं आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा साफ नहीं आ रहा, एक सेकेंड। आनुवांशिक जैव विविधता, आनुवांशिक विविधता को देखेंगे तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं फिर से। किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवंशिक विविधता की संज्ञा दी जाती है, अर्थात किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग जो कि आनुवंशिक कारणों जीन से उत्पन्न होता है आनुवंशिक विविधता कहलाता है। आनुवंशिक विविधता केंद्रीय जीनों, क्रोमोसोम, विपथनों एवं द्रव्य जीनों, प्लाज्मा जीन्स के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा देख लेते हैं प्रजाति विविधता, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। जीवित प्राणियों में जो विविधता विद्यमान है उसे
प्रजाति विविधता कहा जाता है। भूतल पर प्रजाति विविधता समान नहीं है। भूतल पर क्या है? प्रजाति विविधता समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में विविधता अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में कम होती है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों और उच्चतर उन्ताशों चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्ताशों घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि घाटियों और भूमध्य, ये लाइन फिर से देख लेते हैं। यही कारण है कि घाटियों और भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। फ्रेंड्स, इसको फिर से समझ लेते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों और उच्चतर उन्तांशों चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्तांशों घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यानी कह रहे हैं कि ऊंचे स्थानों की अपेक्षा जो है घाटियों में, यानी निचले स्थानों पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि घाटियों और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का मानसूनी प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। फिर है, इसके अलावा अनेक नदी घाटियां जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल हैं। तीसरा देख लेते हैं, पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। प्राकृतिकवास पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार, प्रक्रियाओं के मध्य अंतर आदि को पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह एवं जल चक्र की पृथक पृथक पद्धतियाँ होती हैं। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न जैव विविधता उत्पन्न होती है। जलीय एवं स्थलीय, उष्ण एवं उष्णार्ध, शुष्क अथवा शीत प्रदेशों में आहार श्रृंखला समान नहीं है। ऊर्जा प्रभाव में भिन्नता परिलक्षित होती है। इसका प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। इसके मापन से तात्पर्य प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। इस मापन के तहत क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संख्या और उनके महत्व समता के आंकड़ों को संकलित करने से है, जो जैव विविधता के मापन का अनिवार्य अंग है। समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों की प्रचुरता और उनके मध्य समता की मात्रा उस क्षेत्र में प्रजाति विशेष के प्रभाव का द्योतक होता है। परितंत्र में जैव विविधता का मापन अधोलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, अल्फा विविधता, ये अल्फा का साइन है, अल्फा विविधता, अल्फा डाइवर्सिटी। देख ले, अल्फा डाइवर्सिटी में क्या है? किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों यानी स्पीसीज की कुल संख्या को अल्फा विविधता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस विविधता द्वारा किसी परितंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या तथा आनुवंशिकी के आधार पर प्रजातियों में पाई जाने वाली समरूपता का भी आकलन किया जाता है। इस प्रकार यह विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। अब देख लेते हैं बीटा। इस बीटा को इस तरह बी की तरह नोट करते हैं। विविधता, बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी में क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की
संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता की उपमा प्रदान की जाती है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर को अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश व निकास की दर को प्रदर्शित करती है। गामा देख लेते हैं। गामा आर की तरह होता है, इंग्लिश के छोटे आर की तरह होता है। इसका मतलब साइन। गामा विविधता किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। यह विविधता अल्फा एवं बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर गामा। यह भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। धातव्य है कि जैव विविधता के मापन का उक्त विभाजन 1972 में R.H. व्हिटेकर ने किया था। भूमंडलीय जैव विविधता, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, महाद्वीपीय प्रवाह, जलवायु परिवर्तन, अनेक पर्वत निर्माणकारी। देखते हैं, देख लेते हैं निर्धारित स्पीसीज एवं इनकी संख्या। एक तरफ स्पीसीज है, एक तरफ स्पीसीज संख्या है। कीटों की, कीट इनकी संख्या है 10,25,000। जानवर बिना रीढ़ वाले 12,72,000। पादप 2,70,000। अन्य प्राणी 2,81,000। कवक 72,000। जानवर रीढ़ वाले 52,000। प्रोटिस्टा 30,000। शैवाल 40,000। जीवाणु 4,800। विषाणु 1,500। शीर्ष 5 जैव विविधता वाले देश, स्थान और देश 2016 के अनुसार। प्रथम ब्राज़ील, द्वितीय कोलंबिया, तृतीय इंडोनेशिया, चतुर्थ चीन, पंचम मैक्सिको, आठवां भारत। इसी विभिन्नता के आधार पर जैव विविधता को विश्व स्तर पर निम्नांकित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यथा यानी जैसे अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, कम जैव विविधता वाला क्षेत्र, निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंध के स्थलीय एवं जलीय भाग, प्रवाल भित्ति क्षेत्र तथा आर्द्र भूमि जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंध क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे समृद्ध है। जैव विविधता क्या होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे समृद्ध होती है। अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्राणियों, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का इतना अधिक विकास हुआ है कि इसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र विश्व के 13% भूभाग पर विस्तीर्ण हैं, यानी फैले हुए हैं, परंतु यहाँ पर संसार की 50% से अधिक ज्ञात स्पीसीज विद्यमान है। अब प्रवाल देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ्स। प्रवाल भित्तियों में जैव विविधता की विशाल राशि है। भारतीय भित्ति क्षेत्र, इंडियन रीफ एरिया लगभग
2375 वर्ग किलोमीटर आकलित किया गया है, यानी इसका आकलन किया गया है कि इतना होगा। भित्तियां समुद्रों के वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस उपमा से अभिहित की जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ की समुद्री परिस्थितियाँ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के विकास के अनुकूल हैं, जिस कारण यहाँ 3000 जीव जातियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिंद महासागर तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर का संक्रमण क्षेत्र भी प्रवाल भित्तियों से समृद्ध है, जहाँ जैव विविधता अत्यधिक है। प्रवाल भित्तियाँ जीवों के लिए एक आदर्श पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। इसे प्रवाल कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। वास्तव में जल प्रदूषकों से सागर का ताप निरंतर बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव सागरीय जीवों पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में यह माना गया है कि प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरणीय संसाधन हैं, जिनकी प्रदूषण एवं मौसम के भीषण संकटों से सुरक्षा करनी होगी। आगे देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, देखते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा कराए गए एक शोध में बताया गया है कि समुद्र के भीतर भित्ति का निर्माण करने वाला दुनिया का 1/4 से अधिक प्रवाल कोरल विलुप्ति के कगार पर है। प्रवालों की 845 प्रजातियां हैं जो भित्ति का निर्माण करती हैं। इनमें से 141 के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। इस शोध के अनुसार शेष 704 प्रजातियों में 32.8% विलुप्त के कगार पर है, 21% खतरे के निकट हैं। शोध में आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि जंतुओं के केवल एक समूह को ही विलुप्त के उक्त स्तर तक का खतरा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में मनुष्य के द्वारा सीवरेज और उर्वरकों को डालने से प्रवालों को खतरा उत्पन्न हुआ है। अगला देख लेते हैं, आर्द्रभूमियाँ, वेटलैंड जिसको कहते हैं। क्लियर नहीं आ रहा, अभी भी क्लियर नहीं है। एक आर्द्रभूमियाँ या वेटलैंड जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है, जिसमें जीवों का अधिक उत्पादन होता है। फलस्वरूप आर्द्रभूमियाँ जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होती हैं। इसमें जल की अधिकता, वातन रहित एवं उर्वरक मिट्टी आदि इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। यहाँ वनस्पतियों का शीघ्र विकास होता है, जिस कारण जीवों के लिए उत्तम प्राकृतिक वास की प्राप्ति हो जाती है। आर्द्रभूमियों को 2 वर्गों, एक सागर तटवर्तीय आर्द्रभूमि, दूसरा अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि में विभाजित किया जाता है। पहला, सागर तटवर्ती आर्द्रभूमि समुद्रों एवं स्थल की मिलन बिंदु होती है, जो स्वच्छ एवं लवण जलीय दोनों प्रकार की होती है। कच्छ एवं ज्वारीय मैंग्रोव स्वच्छ जलीय आर्द्रभूमि के प्रमुख दृष्टांत हैं, जिसमें अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कच्छ क्षेत्र जलपूर्ण अथवा अत्यंत आर्द्र होते हैं। इनमें वन्य जीवों एवं पक्षियों का अधिक संख्या में विकास होता है। दूसरा, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत कच्छ दलदल, नदीय आर्द्रभूमि, बाग भूमि आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये भूमियाँ बहुत आर्द्र होती हैं, जिस कारण वनस्पतियों एवं जीवों का अधिक विकास होता है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, जिसमें सुंदरी वृक्षों की अधिकता है। वास्तव में मैंग्रोव का तात्पर्य ऐसे वृक्षों से है जो जलमग्न रहकर लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण एवं संवर्धन करते हैं। अगला देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्रों में ऊंचा तापमान एवं वर्षा अधिक होती है।
अनेक नदियां अवसादों का बृहद स्तर पर निक्षेप करती हैं। इस क्षेत्र में समुद्री जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के विकास की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं, जिस कारण जैव विविधता की अधिकता है। परंतु इन क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा जैव विविधता कम पाई जाती है। दूसरा देख लेते हैं, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। जलवायु तथा भू प्राकृतिक बनावट की उत्कृष्टता के कारण संसार में अनेक प्राकृतिक वासियों का निर्माण हो गया है। यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप, मानसूनी प्रदेश, घास के मैदान आदि सम्मिलित हैं। पश्चिमी यूरोप की जलवायु शीतोष्ण महासागरीय जलवायु है, जिसमें वर्षा अधिक होती है। फलस्वरूप यहाँ जंगलों का विस्तार अधिक है, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष एवं कोणधारी वन अथवा दोनों मिश्रण है। तो अथवा दोनों का मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष चीड़, फर, स्प्रूस, वालनट, मैपुल, एल्स, चेस्टनट, ओक, एस, बीच आदि हैं। यहाँ अन्य जलवायु प्रदेशों के वन्य जीव वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी वास करते हैं। मानसूनी प्रदेश में भारी वर्षा एवं छोटी शुष्क शीत ऋतु होती है। मृदा में आर्द्रता की पर्याप्त मात्रा रहती है, जिस कारण वनस्पतियों के विकास की अनुकूलता रहती है। वास्तव में मानसूनी प्रदेश में वनस्पति का प्रकार वर्षा की मात्रा एवं उसके वितरण द्वारा निर्धारित होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का सारगेसो सागर सारगेसम नामक विशेष प्रजाति की समुद्री घास के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। अगला है कम जैव विविधता वाला क्षेत्र। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के विकास की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में संसार का बहुत बड़ा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत कमजोर क्षेत्र है। इसमें उपध्रुवीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र प्रमुख हैं। चौथा देख लेते हैं निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के चतुर्दिक बहुत बड़ा भाग हिमाच्छादित है। सतत हिमाच्छादित क्षेत्र में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जाती है। इनके अंतिम छोरों में जहाँ पर ग्रीष्मकाल में हिम द्रवण होता है, वहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं का उद्भव हो जाता है। कुछ को छोड़कर सभी का जीवन अल्पकालिक होता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। वो हैं ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो W.G. रोजेन ने 1985 में किया। जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रेमंड एफ दसमान 1968 ने किया था। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में। जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। सारगेसम नामक विशिष्ट प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। सारगेसम नामक विशिष्ट प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? तो सारगेसो सागर में पाई जाती है। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल मूंगा द्वीप हैं। प्रवाल मूंगा किस संघ के जीव हैं? तो सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006
किस लिए प्रारंभ किया गया? तो जैव विविधता की सही कार्य योजना शुरू करने हेतु। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को। आगे है, प्रवाल के संघटन का मुख्य पदार्थ क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। दिख नहीं रहा साफ से, एक मिनट। संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ब्राजील के। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो 7.5 से लेकर 8.8% तक, यानी 7.5 से 8% तक। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड डाटा बुक में संकटापन्न क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो जो ऐसे संकटा उत्पन्न जीव हैं जिनको मतलब एकदम से बेकार स्थिति में हैं, विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो उनको गुलाबी पृष्ठ, पिंक पेजेस पर दर्शाया जाता है। जैव विविधता संधि कब से प्रभावी हुई? तो 29 दिसंबर 1993 से प्रभावित हुई। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? तो वर्ष 2002 में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, और अगर अच्छा लगे तो इसके लिए कुछ सुझाव भी दिया करें आप लोग, प्लीज़ कमेंट्स करें, ताकि हमें कुछ उसका जो है मैं उसको पढ़ के थोड़ा सा और भी सुधार कर सकूं अगर कुछ कमियां हो तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।